colorimetry. Okay, and we just discuss some very simple things about this machine or about this technique, है ना? जैसे हमने कल डिस्कस किया था कुछ कि हम इसकी एप्लीकेशन पे हमारा मेनली फोकस था. We just focus on the application of this machine, like why we where we use this machine, है ना? मैंने आपको बताया कि there are some colored compound और colored solution, और हम उस कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर वी जस्ट चेक आउट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सैंपल. ठीक है, कि उसमें कंसंट्रेशन उस सैंपल की कितनी है, एज वेल एज वी जस्ट आल्सो चेक द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए सैंपल ऑफ ए मॉलिक्यूल इन गिवन सैंपल. ठीक है ना? तो हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं. मीन्स हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं एंड वी कैन डू आल्सो क्वालिटेटिव एनालिसिस. ठीक है? सो यू आई थिंक यू ऑल ऑफ you all of you are aware with these two terms. The one is qualitative analysis and the second one is quantitative analysis. So quantitative analysis basically represent the amount of that how much amount is present. Okay, it is related to the volume or amount, and the qualitative analysis is directly uh, I mean represent the presence or absence of a molecule in a given sample. ठीक है? तो ये दो चीज़ें होती हैं. तो क्वांटिटेटिव जिसमें हम एब्सेंस और प्रेजेंस देखते हैं, और क्वालिटेटिव उसमें हम देखते हैं कि कितना है. ठीक है? तो ये तो हमें पता चल गया कि है, लेकिन कितना है. ठीक है ना? उसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं. So we use this machine colorimetry to determine the quantitative and as well as the qualitative aspect of a molecule in a given sample, and it should be a colored solution. ठीक है ना? किसी colored solution के अंदर हम ये काम करते हैं. ठीक है? तो एक तो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा कि हमने जैसे मैंने 2 एग्जांपल हम डिस्कस किए थे, जिसमें से एक आपका था कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं विच आर ऑलरेडी कलर्ड. ठीक है ना? जैसे आई वाज डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ द हीमोलाइसिस. ठीक है, जिसमें हम ब्लड सेल की हीमोलाइसिस देख रहे थे कि कितनी हो रही है या नहीं हो रही. तो वहाँ पर आपको एक कलर्ड मिलेगा जिसमें वो पिंक से डार्क रेड तक जा सकता है. और दूसरा एक एग्जांपल आपका था जिसमें हम एक किसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात कर रहे थे, एंड वी जस्ट फाइंड आउट हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ ए एंजाइम इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, आइदर इट इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट. ठीक है? एंड आई टेक द एग्जांपल ऑफ presence of amylase in any solution, and by putting the substrate starch, we can find out the presence or absence of amylase as well as the concentration of amylase. Okay, on the basis of intensity of color which produced after the reaction has completed. ठीक है ना? तो ये हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम इसी टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इसी टाइप की चीज़ें और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो सकती हैं, आपका जो पेंट इंडस्ट्री है उसमें हो सकता है, आपकी जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें हो सकते हैं, आपकी जो फूड इंडस्ट्री उसमें हो सकती है. तो लेकिन इसी टाइप के काम को जब भी हमें इसी टाइप का काम करना होगा, देन वी विल चूज दिस कॉलरिमेट्री. ठीक है? तो आई थिंक आपको ये चीज़ तो समझ में आई होगी कि कॉलरिमेट्री का यूज़ क्या है. ठीक है? So, ठीक है, यहाँ पर इसको डिफाइन भी किया हुआ है. यू कैन सी हियर द डेफिनेशन ऑफ ए colorimeter. A colorimeter is a device that is used in colorimetry. Colorimetry means to determine the uh, to analyze a sample on the basis of color. It refers to a device which helps specific solution to absorb a particular wavelength of light. मीन्स देखिए, जो कॉलरीमेट्री है और या फिर आपकी जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, ये इन सभी को कलेक्टिवली हम बोलते हैं, या फिर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, हम सॉरी नॉट फ्लोरेसेंस, लेकिन ये जो आपके स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, जो कॉलरीमेट्री है, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. ठीक है ना? क्या बोलते हैं हम इसको? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री फोटोमेट्री. तो colorimetry is basically a type of absorption spectrophotometry. अब here there is two words. The one is absorption and second one is the spectro and photometry. ठीक है? तो photo means based on the light. ठीक है? Based on the light. Photo basically the term is derived from the photons, and you all know that the light has moved in the form of photons. ठीक है ना? या लाइट जो हमारे सनलाइट से जो लाइट आती है, वो किस फॉर्म में आती है? इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. ठीक है ना? तो फोटॉन्स आते हैं बेसिकली, एंड फोटॉन्स हैव ड्यूअल प्रॉपर्टी. दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकुलेट एज वेल एज दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव. ठीक है ना?
तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो वेव फॉर्म भी होता है और उसका एक पार्टिकुलर फॉर्म भी होता है, और इसकी जो ये प्रॉपर्टी है इनको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि हाउ मच इट इज एब्जॉर्ब और हाउ मच इट इज ट्रांसमिटेड। तो एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन बोथ आर inversely proportional to each other, means a light has passed from a sample, so the incident light will be the light. सर ऑडिबल है तुम लोग को? सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं बस मेरा आ रही आवाज। सर म्यूट किए हैं अभी। अच्छा, मुझे लगा मुझे ही बस नहीं आ रही है। Am I audible? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. Okay, and this screen is visible to all of you? नो सर। नो No, नहीं। sir. नो No, सर। sir. Okay. नो सर। शायद Yes, sir. Okay. So what I was saying that these machines basically based on the absorption, ठीक है ना, कि कितना absorb करती है लाइट को और कितना उससे वो निकलता है ट्रांस। पंचम जी, पंचम भैया, या तो इसको लगा लीजिए, ठीक है। इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि कितनी लाइट जो आ रही है। एक लाइट जो आएगी वो इंसिडेंट लाइट होगी, देन इट फॉल ऑन द सैंपल, passes from the sample, and it may be refracted and it may be absorbed, and the remaining of the light will be transmitted, ठीक है ना। तो जो लाइट सैंपल से पास होकर निकलेगी दैट विल बी ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है ना। तो इन्हीं बेसिस पर हम चीज़ों को देखते हैं कि कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो एब्जॉर्बेंस है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मटेरियल, है ना। जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल बताया था कि कोई चीज़ आपको ब्लू कलर की दिखाई देगी, कोई चीज़ कलर ग्रीन कलर की दिखाई देगी, कोई आपको किसी दूसरे कलर की दिखाई देगी। तो ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ कलर है, इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सच टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। वो जो मटेरियल ऐसी चीज़ें होंगी जो इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि उसका कलर किस तरीके का होगा। ओके, so the colorimetry is usually used to measure the concentration of a non solute in a given solution। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है नॉन सॉल्यूट, ठीक है ना। इट मीन्स कि हमें पहले से ही पता है कि आपका जो सैंपल है उसमें कौन सा सॉल्यूट है। we just find out the concentration। it means this line is showing that we can only determine the quantitative analysis, लेकिन ऐसा है नहीं, हम उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एब्सेंस और प्रेजेंस को भी हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मशीन, यू कैन सी हेयर, दिस इज द आउटलाइन ऑफ द मशीन। ये बहुत ही आउटडेटेड सी मशीन है, लेकिन समझने के लिए बेसिक लेवल पर हम इस मशीन को डिस्कस कर सकते हैं कि इस मशीन के अंदर क्या होगा। आपके देयर इज सम स्विचेस वेयर वी कैन कंट्रोल द स्विच ऑन और स्विच ऑफ। दिस इज द लाइट कंट्रोल, मीन्स the intensity of light we can increase or decrease with the help of this knob, and this is the wavelength scale, and this is the wavelength control knob, means we can set the wavelength जिस wavelength से हमारी लाइट जा रही है उस चीज़ को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड दिस इज द सैंपल फोल्डर, इसमें हम अपना सैंपल रखेंगे। और दिस इज द स्केल वेयर वी कैन डिटरमाइन द एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस, ठीक है ना, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। तो ये थोड़ा सा आउटडेटेड सी मशीन है, बट यू कैन सी हेयर एन अनदर मशीन विच इज ए डिजिटल मशीन।
you can set 0 from this machine. There is a switch which will be held at the behind of this machine, somewhere at this site, for switch on or switch on, switch off and switch on. And with the help of this switch we can set the wavelength, or we just set the 0. Means on this display you just set the 0 before putting your sample. And here is the sample holder. You just take a test tube and fill it with the sample and put at this space. Here is the grating, ठीक है ना? You can see here, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि एक एक यहाँ पर आपको एक घुमाने जैसा, जैसे आपने पुराने किसी टीवी में देखा होगा कि उसको घुमाकर हम उसकी कम आवाज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके का यहाँ पर एक व्हील टाइप का स्विच यहाँ पर है, और ये बेसिकली है फिल्टर है ये, ठीक है ना? तो इसको हम घुमा के हम फिल्टर चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, जो हमारी आगे की इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे। This is facing the network issue, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम इसके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम जस्ट फाइंड आउट द व्हाट प्रिंसिपल दिस कॉलरिमेट्री इज वर्क, ठीक है। सो कॉलरिमेट्री हेलो, हाँ, तो मैं आपको क्या बताया था कि कॉलरिमेट्री फॉलो द बियर लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है ना? बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या है आपका? बियर, देयर इज टू साइंटिस्ट हु बेसिकली गिव ए law on which basis the spectrophotometry is work, ठीक है ना? और ये लॉ क्या है आपके? these are the Beer's law and the another one is Lambert's law, और इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं कि Beer and Lambert's law, ठीक है? So this is the law on which a colorimetry or spectrophotometry work basically, or determine the concentration of a solute in a solution. And now we discuss that what is the Beer's law. According to this law, the amount of light absorbed is proportional to the solute concentration present in a solution, ठीक है? Basically we can find out the relationship between the concentration and absorbance. Here is the absorbance which is directly proportional to the concentration of the solute. Means जितना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, एब्जॉर्बेंस जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है, इन ए गिवन सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपके पास एक पिंक, आपने दो सॉल्यूशन लिए, ठीक है ना? एक आपने उस सॉल्यूशन, आपने डिस्टिल वाटर लिया फॉर एग्जांपल, you just take distilled water and put some amount of dye, ठीक है ना? For example, you just add crystal violet. So in a first tube you just add 0.5 ml of crystal violet, and in another test tube you just add 1 ml of crystal violet on the same amount of water, ठीक है ना? तो आप क्या देखोगे कि किसी एक में ज़्यादा आपको डार्क कलर नज़र आएगा, दूसरे में आपको कम नज़र आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन सॉल्यूट की होगी, एब्जॉर्बेंस जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना? तो ये एकदम, इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं ऐसी जो आपको समझ में ना आए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्यूवेट बोलते हैं, उसको जो हम फोटोमीटर में करने के लिए यूज, ठीक है ना? तो क्यूज बेसिकली यूज फॉर द पर्पस ऑफ pouring the sample and then put into the spectrophotometric machine, ठीक है? इसको हम क्यूवेट बोलते हैं। क्यूवेट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ग्लास एंड क्वार्ट्ज, ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, और उनकी जो रिफाइनमेंट होता है या उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है। जैसे कि
जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक रोबोस्ट है, मतलब उसको हम बहुत ही जनरल पर्पज के लिए हम यूज़ करेंगे। द सेंसिटिविटी ऑफ प्लास्टिक क्यूवेट्स इज वेरी लेस, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के बाद फिर हम ग्लास की बात करते हैं, विच इज़ बेटर देन दिस प्लास्टिक क्यूवेट, और उसकी जो रिजल्ट्स होंगे या जो एक्यूरेसी होगी वो कंपेरेटिवली आपकी अच्छी होगी। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा सेंसिटिव सैंपल पर अगर आपको काम करना है, देन यू हैव टू यूज क्यूवेट मेड अप ऑफ क्वार्ट्स। ठीक है ना, फिर आप क्वार्ट्स की क्यूवेट को आप यूज़ करें। ठीक है, तो कॉस्ट भी उसी तरीके से होती है, प्लास्टिक की क्यूवेट्स बहुत सस्ती आती हैं, देन ग्लास की आपकी उससे थोड़ी महंगी आएंगी, और क्वार्ट्स की जो क्यूवेट्स होती हैं वो बहुत महंगी आती है। ठीक है ना, ठीक है। तो आपका कैसा एक्सपेरिमेंट है, आपका पर्पज क्या है, आपको एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी कितना देखनी है या सेंसिटिविटी आपको किस हिसाब से रखनी है, उसी के बेसिस पर हम अपने जो क्यूवेट्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो यूजुअली इन दिस यूजी और पीजी लैबोरेटरी वी जस्ट यूज सम ग्लास क्यूवेट्स। ठीक है, तो क्यूवेट में हम क्या करेंगे, तो क्यूवेट को जानना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस किया। अब इस क्यूवेट के अंदर आपने जो भी सैंपल रखा है, लाइट क्या होगी, इट विल फॉल ऑन दिस क्यूवेट। ठीक है, उसको पास करेगी, और पास करने के बाद में यहाँ से आपकी बाहर आएगी। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बियर लॉ द एब्जॉर्बेंस, जैसे हमें पता है कि क्या होगा कि दिस इज द इंसिडेंट लाइट। ठीक है ना, दिस वन इज द इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है जो कि आपके सैंपल पर पड़ रही है। ठीक है, इट फॉल्स ऑन द सैंपल। ठीक है, इसको हम I0 से वी रिप्रेजेंट इट बाय I0, हम इसको I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो व्हेन इट एंटर्स इनटू द मीडियम, तो क्या होगा, जो भी हमारे ग्लास के लॉ हैं, ठीक है ना, जैसे कि देयर मे बी रिफ्रैक्शन, दे मे बी रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, they may be reflection, they may be diffraction, and it may be absorbed। ठीक है ना, तो all these phenomena may be occurs। ठीक है, तो आप जैसे समझ ही रहे होंगे, जैसे हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म लेते हैं। ठीक है, प्रिज्म पे जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है, there is a single beam which fall on the prism, and after क्या होगा, इससे जब ये निकलेगी तो क्या होगा, सर इससे लाइट अपना बनेगा स्प्लिट होती है सर, स्प्लिट हो जाती it is split, yes, it is split into लाइट स्प्लिट हो जाती light। है। हाँ, इट स्प्लिट इनटू लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, मींस आपको वहाँ पे कुछ कलर्ड लाइट देखने को मिलेगी। ठीक है ना, जैसे हम विबग्योर की बात हम कल कर रहे थे, तो ये जो लाइट है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ लाइट्स, जिसमें आपकी ब्लू भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, और येलो भी है। एंड आफ्टर पासिंग इट फ्रॉम ए प्रिज्म, और बाय ए प्रिज्म यू कैन गेट सम अदर मतलब सम डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स। ठीक है ना, तो वो जो लाइट्स होंगी वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होंगी। और ये फिनोमेना हो क्यों रहा है, सर इसे हिंदी में अपवर्तन कहते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, अपवर्तन सर। हाँ ठीक है, और कोई बताइए, for the phenomena by which this incident light has split it into different light of different wavelength, what we call this phenomena, सर आई थिंक डिस्पर्सन। रिफ्रैक्शन diffraction। ठीक है ना, this, yes, this is a diffraction। ठीक है ना, and the another thing is that when a light has passed from a medium to another medium, it changes its path। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ गए, जैसे this is the direction of this light, and when it enters from the air to this glass, it the path of the light has changed। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, इसका लाइट का पाथ क्या हो जाएगा, इट विल बी चेंज लाइक दिस, एंड व्हेन अगेन इट ट्रांसमिट फ्रॉम दिस ग्लास टू द एयर, अगेन द पाथ ऑफ दिस लाइट हैज बीन चेंज। ठीक है ना, फिर से चेंज हो जाएगा, लाइक मान लीजिए आपका इस तरीके से कुछ चेंज हो गया। ठीक है, ये क्या होता है प्रॉपर्टी, what is this phenomena, refraction। ठीक है ना, so this is called as refraction where the path of the light has changed। ठीक है, एक और भी चीज है कि there is a mirror, okay, this is the mirror, और एक this is the incident light, and now this one is the light which comes from this mirror। ठीक है ना, तो ये क्या चीज है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन, तो ठीक है ना, अब क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज ए मटेरियल, देयर बुक,
and the book you can see that the cover of is green, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, the light is comes and fall on this book and certain type of light has cover this book, ठीक है ना। और इसमें से कुछ क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट, सॉरी ज़्यादा ऐसे ही हो गया, इसको एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बुक, ठीक है ना, और दिस इज द लाइट विच कम फ्रॉम सन, ओके। Certain type of light has absorbed by this cover of book because of there is some material, and this is the reflection. And this reflection comes to your eyes, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी आँख है, ठीक है। तो आप क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ग्रीन कलर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो बैंड, ये जो आपका लाइट का बैंड है, इसमें से कुछ वेवलेंथ की लाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। बची हुई लाइट आपके पास आ रही है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन डिफरेंशिएट द कलर ऑफ दिस बुक, ठीक है ना, कि जो ग्रीन कलर की दिखाते हैं या कुछ भी मटेरियल वहाँ पर हो सकता है। ये क्या चीज़ है, यहाँ पर कौन सा फिनोमेना हो रहा है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होता है सर। सर रिफ्लेक्शन ही होगा सर। यस, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट यहाँ पर कंप्लीट रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा, लाइक जैसे कि मिरर में हो रहा था, है ना। मिरर में जिस तरीके से हो रहा था, तो कंप्लीट तो नहीं हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, नो डाउट। लेकिन रिफ्लेक्शन के साथ साथ और क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, पोलराइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लाइट को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। ये जो बुक की कुछ बुक जो है, इसमें जो भी जिस भी मटेरियल का वो बना हुआ है, वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत इसमें बनाया ताकि आप समझें कि रिफ्लेक्शन और ये क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम कोई लाइट पास कराएंगे, ठीक है, when we pass some light from our sample, so certain amount of this light will absorb by the sample, ठीक है, एक तो absorbance होगा, certain amount of type will reflected which may be scattered, ठीक है, and certain amount of light will be transmitted, ठीक है ना, from this sample। कुछ लाइट जो होगी वो ट्रांसमिट होगी because our sample is transparent, and when the sample is transmitted the photon can move from this sample, ठीक है ना। तो ये जो लाइट होगी आपकी, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है, इट विल बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सम डिटेक्टर। और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम रिफ्लेक्शन को ये कर दें, अगर हम रिफ्लेक्शन को नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइट जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी या फिर वो आपकी ट्रांसमिटेड होगी, तो रिफ्लेक्शन को अगर हम यहाँ पर नेग्लिजिबल मान के चलें, तो हम एब्जॉर्बेंस जो है वो ट्रांसमिटेंस की बेसिस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल this is the 100% light which fall on this sample, this one is the 100% light, ठीक है, ठीक है ना। जहाँ से जो ट्रांसमिटेंस हुआ it will be 70%, ठीक है ना। you determine that this light of this is the transmittance light is 70%, then what will be the absorbance, how much light is absorbed, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 30%. ठीक है, 30%, ठीक है ना। तो here we neglect the factors with some factors like reflection and scattering, and we just taking two things, the one is absorbance and the second one thing is the transmittance, ठीक है। if a light which we assume that this is the 100% light will pass from a sample and you get or you detect that the incident the transmitted light is 70%, then you can easily calculate the absorbance light, ठीक है ना। जो आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 30%, ठीक है। तो यही कुछ चीजें हैं आपकी जो इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर आपके इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एब्जॉर्बेंस, अब मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे यहाँ पर एब्जॉर्बेंस का क्या मतलब है, मीन्स विच लाइट द पार्ट ऑफ लाइट विच नॉट ट्रांसमिटेड, ठीक है ना, वो अब आपका एब्जॉर्ब हो गया, आइदर इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल और इट मे बी हम उसको रिफ्लेक्शन जो हो रहा है या जो स्कैटरिंग हो रही है हम उसको भी एब्जॉर्बेंस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। So the absorbance of light is proportional to the solute concentration, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा solute के particles होंगे सॉल्यूशन के अंदर, एब्जॉर्बेंस आपका उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है,
इसमें कोई ऐसा बात नहीं है जिसमें कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो किसी को इफ एनीबडी हैज कंफ्यूजन अबाउट दिस बियर्स लॉ which state that the absorbance of light is directly proportional to the concentration of the solute which present in a solution, ठीक है ना। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे प्लीज पूछिए, ठीक है ना। सिंपली हम इसको दो क्यूवेट बना के हम समझ सकते हैं अगर आपको थोड़ा समझना है तो। लाइक दिस इज ए ट्यूब एंड दिस वन इज द अनदर ट्यूब, ठीक है। You just put here the 5 samples. For example, these are the molecule of solutes, ठीक है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, these are the 7 in number and this is the another test tube which have equal amount। हालांकि थोड़ी पतली बन गई है बट आप ये अज्यूम करिए कि जो इसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हैज इक्वल वॉल्यूम, ठीक है ना, इन बोथ ऑफ दिस ट्यूब्स। तो यहाँ पर आपने इसमें ये करा सॉल्यूट के पार्टिकल्स, दीज आर 7 इन नंबर एंड हियर दीज आर 2 इन नंबर, ठीक है ना। एग्जांपल 3 आ, चलिए हम 3 ले लेते हैं। तो देयर इज ए लाइट, देयर इज ए इंसिडेंट लाइट, the same light will pass from the sample also। So you can see here that this line is strike on the solid particle, this line can strike with the solid particle, this line can strike on the solid particle and this line can strike on the solid particle, ठीक है ना। तो maybe there is certain light which may pass from this without scattering, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो probability है, probability to connect or to means to strike on the solid particle is maximum when the solid particles are more, ठीक है ना, as compared where the solid particle are less, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये it will pass directly from the solution, it will pass directly from the solution, it will pass directly from the solution and few of the light may strike with this solid particle, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा यहाँ पार्टिकल आप देख रहे हो उतना ही जो प्रोबेबिलिटी है स्ट्राइक होने की वो ज़्यादा है, ठीक है ना। इसका मतलब जितना ज़्यादा आप सॉलिड के पार्टिकल लोगे उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। No, sir. ठीक है। No, sir, any doubt? Another law is Lambert's law, which states that the absorbance is proportional to the length as well as the thickness of the solution taken for the analysis, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जितना ज्यादा लाइट ट्रेवल करेगी, ठीक है ना, जितना ज्यादा लाइट ट्रेवल करेगी द एब्जॉर्बेंस विल बी लार्ज, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यू जस्ट you have a solution which have a certain concentration of a solid, ठीक है ना। आपने क्या किया, you just pour this sample into two different cuvettes। The one cuvette is this one where the width of this cuvette is 1 centimeter, sorry, the width of this cuvette is 1 centimeter, okay, and second cuvette the width of the this cuvette is 2 centimeter, okay। You pour the same sample, आपने जो कोई सैंपल लिया है उसमें किसी सॉलिड की कंसंट्रेशन सेम है और आपने इन दोनों के अंदर वो पोर किया, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि ये जो क्यूवेट है जो सेकंड वाली है, यू विल फाइंड मोर एब्जॉर्बेंस एज कंपेयर टू दिस वन, जिसकी आपकी ये आपका कम है थिकनेस, ठीक है ना, या विड्थ कम है, ठीक है। तो ये जो लैम्बर्ट्स लॉ है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो एब्जॉर्बेंस है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस विच ट्रेवल्ड बाय द लाइट, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा वो लाइट ट्रेवल करेगा डिस्टेंस को उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। No, sir. ठीक है ना। तो both law are very simple. The one is related to the concentration of the solid in a sample and the second one is the related to the distance which traveled by the light, ठीक है, to determine the concentration of the solid, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा ट्रेवल करेगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी। आप इसको समझ सकते हैं बहुत इजीली इन दो इससे कि यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इसको बता देता हूँ,
एक यहाँ पर ये है, ठीक है, एक दूसरा हम लेते हैं, दूसरा ही यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर है। यहाँ से कोई एक बीम है, हम इसको डायरेक्ट मान के चल रहे हैं, यहाँ से पास हुई, तो आप देख रहे हो कि क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्योंकि हम इसमें कम आ रहा है तो सॉलिड के पार्टिकल भी कम होंगे, ठीक है ना। इसमें वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है तो सॉलिड के पार्टिकल भी आपके ज़्यादा होंगे पार्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन सिमिलर है फिर भी, ठीक है ना। जैसे आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 कप चाय ली, आपके पास चाय के आपने किसी ने चाय बनाई, ठीक है ना, तो एक क्या कर रहा है, एक चाय कप में पी रहा है और दूसरा जो चाय पी रहा है वो बड़े मग में पी रहा है, ठीक है ना। तो जो शुगर कंटेंट होगा वो उस किसकी बॉडी में ज़्यादा जाएगा, जो जिसने बड़े मग में चाय पी है, ठीक है ना। हालांकि चाय एक ही बार बनी है, उसमें चीनी या जो भी उसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं वो सेम है, लेकिन जब हम शुगर के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे कि किसमें ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो किसमें ज़्यादा होंगे, जो बड़ा मग जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द स्मॉल, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप उसी तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ये लाइट पास हो रही है, ये पास हो रही है, तो इतने तक ये कुछ यहाँ पर स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि जब ये आगे ट्रेवल करे तो ये आप किसी न किसी सॉलिड के पार्टिकल से जाकर ये टकराए, और जब टकराएगी तो इसमें एब्जॉर्बेंस हो सकता है, इसमें रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो उतनी नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है ना। तो वी जस्ट कंबाइन बोथ दीज लॉ, ठीक है ना, दोनों लॉ को हम कंबाइन करते हैं एंड वी फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एज वेल एज दिस सी which is directly proportional this d which is the thickness or the distance traveled by the light, और हमको ये एक फॉर्मूला मिलता है which is absorbance is equal to एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है ना। इस डी की जगह पर हो सकता है आप कहीं पर एल या फिर कहीं पर टी लिखा देख लें, लेकिन वहाँ पर उसकी एब्रीविएशन दी हुई होगी, इट रिप्रेजेंट द थिकनेस और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, ठीक है। तो ये हमें एक फार्मूला मिला है जिससे हम इस एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। हियर ई इज द मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, ठीक है ना, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। कहीं कहीं पर इसको मोलर एब्जॉर्बेंस कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज द कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है, ठीक है ना। एज आई ऑलरेडी डिस्कस दैट द मटेरियल हैव द प्रॉपर्टी टू have unique property to absorb the light, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मान लीजिए पिंक रोज है, तो उसमें जो पेटल्स है देयर आर सम पिगमेंट्स व्हिच एब्जॉर्ब सर्टेन टाइप ऑफ लाइट बाय व्हिच इट अपीयर्स एज इन पिंक कलर, ठीक है ना। अगर कोई दूसरा कलर का आपका फ्लावर है, मान लीजिए वाइट कलर है, तो इट हैज़ सम अदर प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। So these are some physical properties basically, which is on which basis the material absorb the light, ठीक है ना। इसको हम मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट या फिर इसको हम मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो if we can calculate the absorbance or the concentration of our solute, ठीक है, अगर हमारे पास इनमें से कोई भी वेरिएबल्स हैं देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली हम जो मशीन से ये करते हैं, मशीन के अंदर जो हम देखते हैं क्या आ रहा है, उसके अंदर जो रिजल्ट आता है वो या तो एब्जॉर्बेंस की फॉर्म में आता है या फिर वो ट्रांसमिटेंस की फॉर्म में आता है, ठीक है। और एब्जॉर्बेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिटेंस, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है कि एब्जॉर्बेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिटेंस। इट मीन्स जितना ज़्यादा ट्रांसमिशन होगा एब्जॉर्बेंस उतना ही कम होगा, या इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं एब्जॉर्बेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ट्रांसमिटेंस होगा आपका कम होगा, ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस और द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट इन ए गिवन सैंपल, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, आपका जो डी है, डी इज कांस्टेंट, ठीक है ना। फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट डी इज कांस्टेंट, क्योंकि जो हम क्यूवेट यूज़ कर रहे हैं वो क्यूवेट क्या रहेगी आपकी सेम
साइज की रहेगी, ठीक है ना। और लेबोरेटरीज के अंदर जब आप देखोगे यू विल फाइंड दैट द क्यूवेट आर just actually laboratories have cuvette just in a single or double pairs, ठीक है ना। और किसी भी एक्सपेरिमेंट में वो वही पेयर को यूज करना है, ठीक है। तो ऑलवेज क्या होगा, डिस्टेंस विल बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएशन किस में आता है, कंसंट्रेशन में आता है, एंड बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन कंसंट्रेशन यू विल फाइंड द एब्जॉर्बेंस, ठीक है ना। बाकी इसमें हम जब इसकी हम वर्किंग के बारे में बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम कुछ कंट्रोल्स भी यूज करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल वी कैंसिल आउट द डी दिस डी, ठीक है ना, उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्रिंसिपल ऑफ कॉलरिमेट्री और बियर्स एंड लैम्बर्ट्स on which basis these machines are work and on which basis we can calculate some values, सही है। यस सर, यस सर, समझ में आ गया सर। यस जो सर। ई है इसकी नाम है सर, वैल्यू है उसकी कोई? क्या बोल रहे हैं, क्या तो बोल सर रहे हैं? ई सर ए इज इक्वल टू ई इनटू डी इनटू सी है जो। ई नहीं है, दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज नॉट ई। साइलम। ओके सर, इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी? एप्सिलॉन की कुछ वैल्यू होती है पर्टिकुलर, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। ओके सर। सर ओवरऑल एब्जॉर्बेंस की यूनिट क्या होगी सर? इसकी सर एब्जॉर्बेंस की यूनिट होगी एब्जॉर्बेंस की यूनिट सर, जैसे कि सर किलोमीटर, जैसे कि एंस के लिए किलोमीटर हो, तो एब्जॉर्बेंस के लिए क्या होगा? एब्जॉर्बेंस की यूनिट जो होती है, एक मिनट मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। एक तो हम इन सभी की कुछ यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना। ये जो यहाँ हम देख रहे हैं दे हैव सम यूनिट्स, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन की भी यूनिट होती है, डी की, डी इज द डिस्टेंस, डी इज द कंसंट्रेशन। इसको हम मोलर में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलर पर एम। तो हम इसको कैलकुलेट करके भी एब्जॉर्बेंस की कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि इसकी यूनिट होती भी है या हम इसको जस्ट रेशियो में दिखाते हैं। तो सर मुझे थोड़ा सा ये हो सकता सर है अगर एंगस्ट्रॉम हो सकता है इसका, क्योंकि सर लाइट है तो एंगस्ट्रॉम में ही मापी जा सकती है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सब। सर इसकी यूनिट इतना ही कर सकते हैं सर। क्या क्या बोल रहे सर, हैं? सर इसका यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक्चुअली यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, लेकिन इसकी यूनिट होती है रियल नंबर लॉ में। तो जो आपका एप्सिलॉन होता है इसकी भी यूनिट होती है, और जो आपकी ये जो दोनों चीज़ें हैं इन सब की यूनिट होती है, ठीक है ना। तो हम उसको करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो एब्जॉर्बेंस की जो ये है आपकी यूनिट शायद नहीं होती है, बिकॉज दिस इज द रेशियो, ठीक है। जो आप एंगस्ट्रॉम बता रहे हैं, एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में हम ये कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम बेसिकली एक डिस्टेंस की यूनिट होती है, और एब्जॉर्बेंस इज नॉट ए डिस्टेंस, ठीक है ना। एब्जॉर्बेंस जो होता है वो आपकी मतलब उसको हम इंटेंसिटी। रेशियो में हम उसको कर सकते हैं। तो किसी ने शायद मैसेज किया मेरे शो सम, ठीक है। तो सर किसी किसी जगह ऑप्टिकल डेंसिटी यूज किया गया है तो हाँ, ऑप्टिकल डेंसिटी जो यूज किया वो मैं आपको बताऊंगा वो सर क्या ये चीज़ तो होती है, ठीक है। यूनिटलेस होगी ना? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि यूनिटलेस होती है जहाँ तक मुझे आ रहा है। सर बाकी ये मैं आपको बताऊंगा यूनिटलेस कि होती है, मैं कंफर्म हूँ, हाँ ये कहीं बता रही हूँ पढ़ी जैसे, थी मैं सर, हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ जैसे कंफर्म एप्सिलॉन हूँ की, मैं सर। ओके। तो ये यूनिट लेस ही होती है, ठीक है ना। तो जैसे ये बता रही हैं, बाकी एक बार मैं भी देख लूंगा, एक बार अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके सर। क्योंकि जो वेवलेंथ जो एंगस्ट्रॉम आप बता रहे हो, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में दिखाते हैं, नैनोमीटर में हम दिखाते हैं, लेकिन यस सर। एब्जॉर्बेंस वेवलेंथ या वेवलेंथ भी नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिकली इट इज द रेशियो कि कितना आपका जा रहा है और कितना आपका बच रहा है, ठीक है। तो एज पर माई नॉलेज दिस इज यूनिटलेस, बट जैसे कि जैसे जैसे हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे ये मिला देखने को कि जो मैं एप्सिलॉन है, पूरा लाइन पढ़ूँ वो जो लिखा हुआ है?
नहीं ठीक है, हमें आपकी बात पे यकीन है, ठीक है ना। एप्सिलॉन की जो यूनिट है दिस इज मिली मोलर पर, ठीक है ना, मिली मोलर पर ml और पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर। तो ये एप्सिलॉन की होती है, और डिस्टेंस और इसकी आपको कंसंट्रेशन की आपको पता ही होगा। तो ये आई थिंक जब आप इनको रखेंगे ना दैट इट विल बी कैंसिल आउट, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइक्रो जैसे देखिए एप्सिलॉन की क्या है आपकी, एप्सिलॉन जो है ये आपका एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन की यूनिट है आपकी मिली मोल, ठीक है ना, मिली मोल, ठीक है ना। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन में चीज़ों को करते हैं, हालांकि हम इसको माइक्रोग्राम पर ml, हम इसको पर ml में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सॉल्यूट पता है कि सॉल्यूट क्या है, देन हम उसकी कंसंट्रेशन को मोलर में दिखाते हैं, ठीक है ना। इफ वी नो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सॉल्यूट देन वी रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन की कंसंट्रेशन है वो सॉरी यूनिट है वो क्या होगी, मिली मोलर, यानी कि हिंदी मतलब ये इसमें होगी आपकी -1, ठीक है, यानी नीचे की तरफ आएगी, n इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये भी माइनस में होगी, ठीक है ना। तो दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है। अब अगर आप इसको यहाँ पर रखोगे, ठीक है ना, इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/मिली मोल, ठीक है ना, मिली मोल डॉट सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, लिखेंगे ना हम इसको, यस ठीक है ना। तो एक मिनट मैं थोड़ा मिटा दूँ, जैसे यहाँ बनाता हूँ मैं आपको। तो एप्सिलॉन की जो आपकी यूनिट है वो ये है मिली मोल, ठीक है, -1 नहीं आएगा, इंटू cm, ठीक है ना। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। और हेयर जो कंसंट्रेशन है आपकी, कंसंट्रेशन C है ना, तो C को मैं क्या बोल रहा था आपको, C को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम मोलर कंसंट्रेशन में करेंगे, और इसकी यूनिट जो होगी वो मिली मोल होगी, ठीक है। और ठीक है ना, C क्योंकि कंसंट्रेशन है, D क्या है आपकी, D इज द डिस्टेंस, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी आपकी, या तो मीटर हो सकती है या सेंटीमीटर हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्योंकि हमें एक ही जैसा रखना है तो इट विल बी इन सेंटीमीटर, है ना, समझ रहे ना मेरी बात। तो जब आप इसको इसकी यूनिट इन सबकी यूनिट रखेंगे, दीज आर कैंसिल आउट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना, कट जाएगा आपका। जैसे यहाँ पर आपको मिली मोल रखना पड़ेगा और सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, एंड दे विल कैंसिल आउट फ्रॉम ईच अदर। तो एब्जॉर्बेंस बेसिकली इज ए यूनिट लेस, ठीक है ना। तो जैसे ये भी कोई मुझे बता रहा था कि यूनिट लेस होती है, और मुझे क्योंकि इसका पता है एप्सिलॉन की यूनिट क्या है, अगर हम उसको भी देखेंगे और इस फॉर्मूले में सारी यूनिट्स रखेंगे तो हम देखेंगे कि एब्जॉर्बेंस जो होती है वो बेसिकली यूनिट लेस होती है। जो चीज़ें रेशियो में होती है उनकी कोई यूनिट होती नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, नो सर। ठीक है ना। तो ये नियम आप अच्छे से पढ़िएगा, ये जो चीज़ें हैं आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। किसी को अगर कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं आज इतना ही छोड़ देता हूँ। तो दिस इज द ग्राफ, इसको हम बोलते हैं मोर्से ग्राफ, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जो एटम्स हैं, एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन देयर रेस्टिंग फॉर्म, ठीक है ना, वो रेस्टिंग फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। Yes, when sir. they get energy from external sources or from anywhere else, they will excite it, ठीक है ना, and after excitement they comes to their excited state, ठीक है ना। तो जैसे इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर आपका ये इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है ना, इस तरीके से, और यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो दीज आर सम अनदर एनर्जी लेवल ऑफ ए मॉलिक्यूल और एटम, ठीक है ना। ये दोनों, ये जो मैंने ऊपर नीचे बनाया है, ये एक लेवल ये वाला, एक लेवल ये वाला, और एक लेवल ये वाला, दीज आर द टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना। दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट, या इसको हम रेस्टिंग स्टेट भी कह सकते हैं, which show the energy level, and this one is the excited state, ठीक है, Yes, sir. ठीक है ना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, दिस द मॉलिक्यूल which is found in their resting phase, और ये बुक के अंदर है, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल बुक के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना, ऐसा आप मान के चलिए। तो होगा क्या आपका कि यू जस्ट पास सम लाइट, ठीक है ना, आप कुछ लाइट यहाँ से पास कर रहे हैं, और ये लाइट जब इस मॉलिक्यूल पे पड़ेगी तो ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा,
ठीक है ना, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये ये जो आपके डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, उन डिफरेंट एनर्जी स्टेट से होता हुआ एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कब जा रहा है, जब ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट में से कुछ पार्ट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ लाइट यहाँ से पास हो गई। ठीक है ना, वो हमने देख लिया। फिर बाद में क्या होता है कि ये आपका अपनी रेस्टिंग स्टेज में भी आ जाएगा। जब रेस्टिंग स्टेज में आएगा तो यहाँ पे भी कुछ एनर्जी आपकी लॉस होगी, वो हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन किस तरीके का आपका मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, तो यूजुअली जैसे आप किताब को आप धूप में रख दीजिए तो गर्म होगी कि नहीं होगी, गर्म होगी सर, होगी। यस सर, है ना, गर्म होगी। तो यानी कुछ ना कुछ वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, या जैसे आपके कुछ एटम, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज क्रोमोफोर्स, वो आपके, या फ्लोरोफोर्स क्या होते हैं, वहाँ पर लाइट के फॉर्म में भी आपको दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ये कुछ इस तरीके के मटेरियल्स होते हैं जो चमकते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं, बेसिकली वो फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं, और जो यहाँ पर एनर्जी का जो लॉस होता है व्हेन दे कम्स इनटू इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी कि जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो एनर्जी हीट की फॉर्म में भी होती होगी थोड़ी बहुत, और कुछ एनर्जी वहाँ पर लाइट की फॉर्म में भी होती है। ठीक है, तो ये फिनोमेना बेसिकली होता है जब कोई स्ट्राइक करता है इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को, इस तरीके से कुछ होता है। यस सर, 12th में भी सर ये इसका एक चैप्टर था, हम लोग ने पढ़ा था सर। इसमें सर श्रेडी हाँ, बिल्कुल। सीरीज बामर और ये लाइमन